अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पुंछ न्यूज़ एक्सप्रेस देखने वाले तमाम नाज़रीन को सबसे पहले ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ MLA हवेली शाह मोहम्मद तांतरे और जी पार्टी के ज़िला सदर भी हैं। आज हम इनसे खसूसी गुफ्तगू करेंगे जिस तरह से आइंदा आने वाले कुछ दिनों में जो है जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होने जा रहे हैं, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए जिस तरीके से कहा था कि गुपकार अलायंस जो है वो मिलकर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, तो इसी सिलसिला में आज हम शाह मोहम्मद तांतरे साहब से खसूसी गुफ्तगू करेंगे कि उस तरीके से ये अपने तासुरात पेश करते हैं और इनका क्या कहना है। जी शाह साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम है हमारे इस चैनल में। शुक्रिया जी। शाह साहब, जानना चाहूँगा जिस तरीके से हालिया दिनों में जो डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब ने एक बयान दिया था कि अगर जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होते हैं तो गुपकार अलायंस जो है मिलकर जो है इंतखाबात में हिस्सा लेगी, तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? ये पहले मैं आपसे अमीन साहब ये कहूँगा कि ये बड़ी खुशाइन बात है, बहुत ही खुशाइन बात है कि आप देख रहे हैं कि हालिया जो पिछले 1-2 साल हैं उसमें हमारे कायदे सानी रियासत जम्मू कश्मीर के डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब लोगों को आखिरत की तलकीन कर रहे हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात अक़दस पे तवक्ल करने की बात कर रहे हैं। ये बहुत ही खुशाइन बात है। यूँ भी शायर ने कहा है कि जब दिया रंज बुतों ने तो खुदा याद आया, और ये बहुत ही खुशी की बात है। हमारी आस उम्मीद आरज़ू का महवर तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात अक़दस ही होनी चाहिए, उसी में हमारी कामयाबी है। जहाँ तक आप गुपकार अलायंस की बात करते हैं, उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि वो मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। कोई इसमें गलत बात नहीं है, अच्छी बात है। इसमें इलेक्शन प्रोसेस आना चाहिए। हम भी बार बार कहते रहे हैं कि इलेक्शन ही इस परेशानियों का हल है। कोई भी डेमोक्रेटिक सेटअप जो होता है उसमें जब तक आप अवामी नुमाइंदगान को ही ये इख्तियारात दें कि वो प्रायरिटीज़ को फिक्स करें, कहाँ क्या काम होना है, कैसे करना है। हालांकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बड़ी हद्दल मकदूर बड़ी कोशिश कर रहे हैं काम करने की, लेकिन फिर भी उनके भी कुछ मजबूरियां हैं। उनके पास वो रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं हैं जो आवाम की उमंगों के मुताबिक काम कर सकें। बहरहाल मैं ये चाहता हूँ कि ये बड़ी खुशी आइन बात है, लेकिन इसमें मैं डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब जो हमारे कायद हैं रियासत जम्मू कश्मीर के, मेरे दिल में बड़ा एहतराम है उनका। मैं उनके हजूरी कुछ गुजारिशात करना चाहता हूँ। गुपकार अलायंस इलेक्शन में आ सकता है, लेकिन जो मैं इब्तिदा इस जगह से करूँगा कि जो इंसानियत की अमीन साहब जो इब्तिदा हुई तो उसमें हमें 2 चीज़ों का पता चलता है। एक तो ये पता चलता है कि जब शैतान को ये कहा गया, उस वक्त वो बड़ा आबिद था, बड़ी इबादत की थी उसने, तो उसको कहा गया कि जो आदम अलैहिस्सलाम का जो मुजस्समा बनाया गया था तो उसको सजदा करो, तो उसने इनकार कर दिया, तो उस पर लानत का तूफ़ पड़ गया। और उसी जगह इब्तिदा में ही हमें मालूम होता है कि जब आदम अलैहिस्सलाम जो जन्नत असल में हमारा घर है, वहाँ पे उनको इजाज़त दी गई कि वो हर तरफ जाएँ, लेकिन वो जो दाना गुंदम या जो था वो फल उसको वो न खाएं। तो वो कैसे हुआ, वो लफ्ज़िश थी, वो एक क्या था क्या नहीं था, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन वो हुआ लफ्ज़िश का दाना गुंदम एक बहाना बनकर एक लफ्ज़िश हुई। उसके बाद हमें इस दुनिया में फेंका गया और फिर ये कहा गया कि अब आपने एक इम्तहान देकर फिर अपने घर वापस आना है। तो जब उनसे लफ्ज़िश हुई तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि रब्बना ज़ुलमना अनफुसना व लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन, कि रब्बे ज़ुल जलाल, नदामत आ गई उनमें, और उन्होंने फरमाया कि रब्बे ज़ुल जलाल, मुझे मेरे नफ्स ने जुल्म कर दिया, मुझे वो नहीं करना चाहिए था, तो अगर आप इस वक्त मुझे माफ़ नहीं करेंगे, बख्शिश नहीं करेंगे तो मैं ज़ालिमों में मेरा शुमार हो जाएगा। तो एक नदामत आ गई, तो वो फिर आगे चलकर वही हमारे लिए एक बड़ा रास्ता बन गया कि हम आदम ये खता का पुतला है, गलती हो सकती है उससे। तो महराज है इंसानियत की, सबसे बड़ी महराज है कि आपको गलती हो गई, आपको उसका एहसास हुआ, तो आप उस गलती पे नदामत करें, आप उस पर अल्लाह से भी माफ़ी मांगें, और जिनसे हक बनता है। तो उस तल्लक से मैं ये कहूँगा कि अमीन साहब ये जो पिछले 70 साल में हमारे रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम से ये जो वादा किया गया अटानमी का, 370 की बातें की गई, 35A की बातें की गई, और उसी के बलबूते पर हम 70 साल से इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं। तो आज वक्त आ गया है कि जो हालात व वाक़यात हुए हैं उसमें मेरा ख्याल है कि नेशनल काउंसिल के लीडरान साहिबान से मेरी गुजारिश है कि वो इस इंसानियत की महराज को हासिल करने के लिए सच्चे दिल से रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम से माफ़ी मांगें कि जो उन्होंने 70 साल में एक ये जो अटानवी का राग था इसको लापते रहे, 370 की बातें कहते रहे, 35A की बातें कहते रहे, तो उसमें वो एक धोखा था आवाम के साथ।
और उनको बरमला कर इजहार करेंगे इसका, वो नदामत से लोगों में जाएंगे और उनसे कहेंगे कि हमें ये माफ़ कर दिया जाए, हम ये जानबूझकर या दानिस्ता या नादानिस्ता जो गलती हमसे हुई उसकी माफ़ी, तो उससे उनका कद और ऊंचा हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अब आप ये समझते हैं अगर इसकी इब्तदा करें आप, तो ये तो रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम से 1947 से के साथ ही शुरू हो गया था। हमारा जो सियासी हमारे साथ जो नाइंसाफ़ियाँ उसका दौर शुरू हो गया था, क्योंकि उस वक्त के महाराजा हरी सिंह साहब जो थे या उस वक्त के हमारे जो लीडरान थे जिसमें पेश बाबा कौम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला मरहूम मगफूर थे, तो उन्होंने उस वक्त ये इंदिया ज़ाहिर किया था कि जो इस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान बन रहा है, तो उन्होंने हिंदुस्तान की जमहूरियत पे पूरा एतकाद और एतमाद ज़ाहिर किया था कि हम यहाँ पे बाइज़ रह सकते हैं। और उसी में महाराजा हरी सिंह साहब ने फिर एक समझौता किया था, उन्होंने ही ये 370-35A की बात की थी, इंटर अटॉनमी की बात की थी। तो 1947 के बाद ही हमारे साथ फिर धोखेबाजी शुरू हो गई। उसमें मैं मरकज़ को मोर्द इल्ज़ाम कम ठहराऊँगा, लेकिन उसमें ज़्यादा तो हमारे लोगों ने ही ये किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत रही या कांग्रेस की हुकूमत रही, तो वो खुद बताएं कि 70 बार से ज़्यादा 70 बार इस दफ़ा 370 को अमेंड किया गया उनकी मर्ज़ी से, उसमें उनकी मर्ज़ी शामिल थी। और यही दो जमातें हैं जिन्होंने इसको अमेंड किया 70 बार। तो उसमें रह क्या गया था दफ़ा 370, तो एक ढांचा था, उस ढांचे को कमज़ोर करने में, इसको तबाह करने में तो इन दो जमातों का हाथ है। उनको आज ये समझना चाहिए, मैं कोई मुखालफत नहीं कर रहा हूँ, एक सच्ची बात कह रहा हूँ, एक हकीकत का आश्कारा कर रहा हूँ। और मैं उनसे ये कह रहा हूँ कि इसमें अगर उनको नदामत आ जाए तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद ये तो हमें पता था कि 370 और 35 को उड़ाना बीजेपी के मैनिफेस्टो में है। पिछले 40 साल से वो आवाम को कह रहे थे हम 370 को और 35 को उड़ा देंगे। तो उसके बाद मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि जो हमारी बीजेपी की गवर्नमेंट थी उन्होंने इसको ओवरडोज किया। जहाँ 370-35 को उड़ाया तो वहीं पे हमारे जो रियासत के तशख़्ख़ुस को बर्बाद कर दिया, इसको टुकड़ों में कर दिया। और ये मेरा ख्याल है गलत बात थी, मैं पहले से कहता रहा हूँ। और मुझे ये पता है कि ये मुझे यकीन भी है कि एक ना एक दिन हमारी जो मरकज़ की लीडरशिप है उनको इसका एहसास हो जाएगा कि ये एक नाइंसाफ़ी थी रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। जहाँ पे एक जो जम्मू कश्मीर रियासत जो है एक गुलदस्ता है, जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी बड़ी मोहब्बत के साथ रहते हैं। तो ये उन सब के साथ नाइंसाफ़ी थी। और हम ये कोशिश करेंगे कि उसके दुआ भी करेंगे कि उसको जितना जल्द हो सके हमें रियासत का दर्जा वापस मिले। जहाँ तक 370-35A का ताल्लुक़ है, तो उसमें अब सभी जानते हैं, अब किसी जमात का इसमें कोई तरह वो बात नहीं रह गई है। अब ये सब जुडियस इशू है, जहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रिट पिटीशन दायर की है इसमें पार्लियामेंट में। वहीं पे सबसे पहले तो सैयद अल्ताफ़ बुखारी साहब ने ये रिट पिटीशन दायर की है, वहीं दीगर जमातों ने भी की है। तो अब ये सब जुडियस है, अब इसने करना है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त अब अगर ये गुपकार अलायंस इलेक्शन लड़ता है तो दे आर वेलकम, लेकिन उसमें मैं उनसे कहूँगा कि कम से कम इस बार तो अवाम जम्मू कश्मीर को माफ़ कर दें और उनको ये जो इलेक्शन लड़ना है तो 370-35A और अटानमी की बात ना करें, कुछ और लेकर आएँ, कुछ और मैनिफेस्टो लेकर आएँ, कुछ और ख्वाब दिखाएँ अवाम को। 300 मैंने ये असम्बली में भी कहा था कि ये जो अटानमी का ये राग अलाप रहे, ये इतना जंगालूद हो चुका है कि अब इसको जीले डल में फेंक देना चाहिए। अब तो आवाम को धोखा नहीं दिया जाना चाहिए। ये तो पीछे से आवाम के साथ धोखा होता आ रहा है और उसमें हम सब शामिल हैं। उसमें आप समझते हैं कि जहाँ पे ये अमेंडमेंट हुई वहीं पे आप ये देखते हैं कि मैंने ये भी असम्बली में कहा था कि 2002 का जब इलेक्शन 1996 का जब इलेक्शन हुआ तो उस वक्त देवर हैविंग 67 MLAs इन द असम्बली, जो हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस है। तो उस वक्त भी ये अटानमी के बारे में बात कर सकते थे, उसको मजबूत कर सकते थे। इंस्टेड ऑफ दैट अब जब इलेक्शन को 3 महीने रह रही थी, 2002 की बात है, दे अडॉप्टेड ए रेजोल्यूशन इन द जम्मू कश्मीर असम्बली एंड सैम वाज सेंट टू दिल्ली। रेजोल्यूशन उन्होंने किया अडॉप्ट कि भाई यहाँ पे हमें अटानमी दी जाए। And Sam was thrown into dustbin as per the statement of the then Deputy Prime Minister LK Advani जी। उन्होंने कहा जी हमने इसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। तो मैंने असम्बली में ये सवाल किया था, अभी आपको सिर्फ 2-3 महीने रहते थे असम्बली को डिज़ॉल्व होने में, 6 साल पूरे होने जा रहे थे। तो जैसे ही ये हुआ था तो उनको एकदम यहाँ पे रिज़ाइन कर देना था कि रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम के वक़ार के ख़िलाफ़ है, ये वक़ार की तौहीन हुई है, उनकी इज़्ज़त की तौहीन हुई है, तो हम उस प्रोटेस्ट में रिज़ाइन कर देंगे। लेकिन अब नहीं हुआ रिज़ाइन।
3 महीने की तनख्वाही तो जा रही थी और तो नहीं कुछ होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, 3 महीने पूरे कर दिए, क्योंकि इसके अंदर से ये पता था कि भाई ऐसे हो रहा है, आप ऐसे करें, हम आवाम को ऐसे करेंगे। और फिर आपको एक बात और मैं बताऊं कि 1996 में जब नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, तो उन्होंने कहा था कि हम विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ भी देने के लिए तैयार हैं, विद इन द फ्रेमवर्क, विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और स्काई इज़ द लिमिट। उसमें अंदर खाने ये बात चल रही थी उस वक्त, वो प्री 53 भी देने की बड़ी संजीदगी से सोच रहे थे, और उस वक्त के जो लीडर्स थे उनसे बात हो रही थी। ऐसे ही नेशनल कॉन्फ्रेंस को जब पता चला कि ये ऐसे होने जा रहा है, तो फारूकुल्लाह साहब जो थे वो इंग्लैंड में थे, तो एकदम वहाँ से आगे उन्होंने टेकअप किया इशू को सेंटर के साथ कि आप ऐसा कुछ नहीं करें, हम इलेक्शन लड़ेंगे तो हम हमें सपोर्ट करें, तो हमें उसकी भी ज़रूरत नहीं, कोई उसकी जो आप कर रहे हैं स्काई इज़ द लिमिट की जो बात कर रहे हैं। तो इलेक्शन लड़ा और पीछे की जितनी जिद्दोजहद थी वो सारी ज़ाया हो गई, ख़त्म हो गई, जाती रही, वो सारा कुछ जाता रहा। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त मैं एक ही पैगाम देना चाहता हूँ उनको कि जो पीछे से हुआ है, अगर ये उस नदामत का इजहार कर दें आवाम से, जो उनकी ज़िम्मेदारी थी उस पर वो ओहदा पूरा नहीं हो सके। वो जो आप खुद सोचें, 70 साल से आप क्या कह रहे हैं, अटानवी की बात कर रहे हैं, 370 को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, 35 को, आप कौन सा राग लाप रहे हैं? डीडीसी के इलेक्शन में आपने फिर आवाम को धोखा दिया, फिर आवाम से कहा कि आप हमें वोट दें, हमारे हाथों को मजबूत करें, हम 335 से ला रहे हैं, ये कोई बाजार से आना नहीं है, या ये कोई कश्मीर की असम्बली में बैठ के बात नहीं करनी है। अब मैं इसलिए बड़ा सिंसियरली कह रहा हूँ, ये कोई मुखालफत बराए मुखालफत नहीं है, मैं एक इंसान की हैसियत से ये मेरे दिल में एक जज्बात है कि अब वो कुछ और करें, इन चीज़ों को छोड़कर इलेक्शन लड़े। अवामी रियासत जम्मू कश्मीर से अब क्या फिर कहेंगे डीडीसी इलेक्शन में, जैसे उन्होंने कैंपेन की कि हम 35 को ला रहे हैं वापस, आप हमें मेजॉरिटी दें। अब मेजॉरिटी उनको मिली तो फिर उसका क्या हुआ? अब तो ये मरकज़ ने देखना है, और हमें उससे कोई वो नहीं है कि हम तो ये कहते हैं कि भाई रियासत को उसका हक दिया जाए, रियासत का हमारा स्टेटस जो है, वो जो रियासत का एक दर्जा है वो हमसे नाइंसाफ़ी हुई है, उसको वापस किया जाए। और फिर एक चीज़ और भी हो सकती है कि बड़ी बात थी 370 में, तो अब कुछ नहीं रह गया था, अब तो इन्हीं लोगों ने उसको ख़त्म किया। वो पहले आवाम को जवाब दें, 70 बार तो वो अमेंड करने में उसके ज़िम्मेदार हैं, हमारी ही असम्बली ने उसको 70 बार अमेंड किया है, 70 से ज़्यादा बार अमेंड किया है। तो विद द कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स, वेदर इट वाज नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस। तो अब जब ये सब कुछ होता रहा, तो अब वो कैसे, ये कौन सा मुंह लेकर आप जाएंगे आवाम के पास कि आप जी 370 की दवाई देंगे, 35A की दवाई देंगे, गुपकार अलायंस कहेगा जी हम इसके ज़ामिन हैं, नथिंग लाइक दैट। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि वो कोई नया एजेंडा लेकर आए आवाम के पास, और ये 35 से 370 और अटानवी की बात बराए मेहरबानी न करें, और आवाम से माफ़ी मांगें, चूँकि जो हुआ है ये कुछ ठीक नहीं हुआ है, आवाम के साथ धोखा हुआ है, और हम इस वक्त तारीख तरीन दौर से गुजरे हैं। तो हम ये समझते हैं कि भारत को भी, हमारे जो मरकज़ी हुक्मरान हैं उनको भी ये चाहिए कि रियासत जम्मू कश्मीर के, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हों, ईसाई हों, पहाड़ी हों, गुज्जर हों, या उसका कश्मीरी हों, whosoever they are, यहाँ पे जो भी हैं, ये उन सब का हक है कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को, अगर आप उसमें अभी चूँकि सब जुडिस है, तो उससे पहले आप इंश्योर करें कि हमारे जो नौजवान हैं उनके हकूक़ पे डाका ना डाला जाए, जैसे आपने हिमाचल प्रदेश में किया है कि वहाँ की ज़मीन कोई बाहर का नहीं ले सकता है, वहाँ की मुलाजमत कोई बाहर वाला अप्लाई नहीं कर सकता है। ये जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है, और हमारे बेरोज़गार नौजवानों के लिए कुछ अच्छे इक़दाम उठाए जाएँ, बेरोज़गारी को दूर किया जाए। यहाँ पे बॉर्डर एरिया है, तो बॉर्डर में और तो कुछ नहीं हो सकता है, हमने कुर्बानियाँ दी हैं, मिलिटेंसी की बात हो, जंगों की बात हो, तो इस वक्त तो कैसे हालात हैं। तो एक सिंसियर स्टेप उठाना चाहिए अगर हम चाहते हैं मुल्क मजबूत हो, और हम सिंसियर हैं जम्मू कश्मीर के लिए, सिर्फ बातें ही नहीं करना चाहते हैं, तो उसमें हमें एक पैकेज लाना चाहिए जो फ्रूटफुल पैकेज हो, जिसमें हमारे नौजवानों की, जो इस वक्त सबसे ज़्यादा मायूसी की दौर से गुजरे हैं, और हमारे नौजवान 6 लाख से ऊपर जा चुके हैं, तो उसमें मैं, और फिर मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ इसके साथ साथ कि देखिए, अगर ये सिंसियर होते, इनको अपनी ज़ाती लालच ना होती, तो 2018 में जब बीजेपी ने पीडीपी से हिमायत वापस ले ली, तो उस वक्त अगर ये आवाम का फ़ायदा इनके आगे होता,
तो एकदम नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे आती और अनकंडीशनल सपोर्ट दे देती पीडीपी को कि चलिए जी गवर्नमेंट बनाइए तो हम आपको अनकंडीशनल सपोर्ट देंगे। तो उसका ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि उस वक्त वो बड़े खुश हो गए। उनको पता था 3 महीने के बाद इलेक्शन होंगे, 28-30 सीटें ले लेंगे तो उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। उस अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए अवाम के बड़ा वसीतर जो मफाद था उसको कुर्बान कर दिया। ज़रूरत नहीं थी वो करने की। वो अगर वो उस वक्त वो सही कदम उठा दे, इस वक्त ये हाल ही ना होता हमारा। बताइए कौन है मोहर्रद इल्ज़ाम। और फिर एक और आखिरी बात मैं आपको कहना चाहूँगा, जब ये मई 2018 में जब ये गवर्नर रूल लग गया, उसके बाद जून जुलाई में एक स्टेप उठाया गया जो सब पूरी आवाम जानती है। एक डिसीजन किया गया, जनाब फ़ारूक अब्दुल्ला साहब, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, गुलाम नबी आज़ाद साहब और महबूबा मुफ्ती साहिबा उसमें बैठी, एंड इट वाज डिसाइडेड टू फ्रेम ए कोलिशन गवर्नमेंट हेडेड बाय कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड पीडीपी, एंड दे वर हैविंग मोर देन 55 MLAs एट दैट टाइम। और उसके बाद उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे ये लेटर लिखा गवर्नर को कि आप जी ये दिस कोलिशन विल बी हेडेड बाय सईद अल्ताफ़ बुखारी साहब, चूँकि उस वक्त वो समझ रहे थे कि सईद अल्ताफ़ बुखारी साहब ही ऐसी शख्सियत हैं, गैर मुतनाज़ा शख्सियत हैं। और दिस वाज ऑन रिकॉर्ड ऑफ असम्बली 2018 में। ये उमर अब्दुल्ला साहब जब वो अपोजिशन के लीडर थे, उन्होंने तो ये दिस इज़ ऑन रिकॉर्ड, अब देख सकता है कोई भी। उन्होंने कहा था कि मुझे फ़ख्र है कि सईद अल्ताफ़ बुखारी साहब एक ऐसे मिनिस्टर हैं जिन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया जो सब पार्टियों को, सब लोगों को लेकर चलते हैं। तो बुखारी साहब, मेरा दिल करता है कि मैं आपके पास जाकर आपको शेक हैंड करूँ और मुबारक दूँ। और ये बाकी उमर अब्दुल्ला साहब ने ये भी कहा था कि बाकी मिनिस्टर्स को फॉलो करना चाहिए सईद अल्ताफ़ बुखारी साहब को। तो उस वक्त इसीलिए यूनानिमसली इट वाज डिसाइडेड कि जो कोलिशन गवर्नमेंट हुई दिस विल बी हेडेड बाय सईद अल्ताफ़ बुखारी साहब। तो उसके उसी आसना में जब आपको याद है कि गवर्नर ने उस वक्त वो कहा था कि फैक्स मशीन उनके ऑफिस की ख़राब थी तो उनको रिसीव लेटर इन टाइम नहीं हो सका, तो गवर्नर रूल लगा दिया। तो गवर्नर रूल लगा दिया, अगर इनके दिलों में अवाम रियासत जम्मू कश्मीर की मोहब्बत होती, वो ये चाहते कि यहाँ पे अवाम की हुकूमत हो, तो वो 56 MLAs का लेटर लेकर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे ना। वो उस वक्त ये ऐसा बड़ी स्टेट्स में हमारी में हुआ, गवर्नर रूल लगाया गया, काफ़ी स्टेट्स में हुआ। और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको नल एंड वाइड करा दे दिया और कहा गया कि फ्रेम करो गवर्नमेंट। वो तो ऐसे गवर्नर रूल लगना था कि जब आपके नो पार्टीज इन ए पोजिशन टू फ्रेम द गवर्नमेंट, अब तो टू फॉर्म द गवर्नमेंट। तो अब तो यहाँ पर देवर हैविंग 56 MLAs। अब फिर अपनी ज़ाती लालच आ गई कि सईद अल्ताफ़ बुखारी साहब बनेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो उन्होंने सोचा अभी गवर्नर रूल लगा, 3 महीने के बाद इलेक्शन होंगे तो हम बन जाएंगे चीफ मिनिस्टर। तो फिर अपने फ़ायदे के लिए अवाम के गलों को काट दिया। ये वो समझें, मैं कोई मुखालफत नहीं कर रहा हूँ, ये एक तल्ख हकीकत है। वो बताएं क्या ये सच नहीं है? क्या लेटर लिखा नहीं गया था? क्या वो गवर्नर ने नहीं कहा था कि मुझे लेटर इन टाइम नहीं मिल सका, मेरी फैक्स मशीन ख़राब थी? तो उस वक्त तो जा सकते थे। यहाँ पे कोई पाकिस्तान का कानून थोड़ा है। अभी भी 1, 2, 3 अगर इशूज़ डिस्प्यूटेड हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन फिर भी सुप्रीमेसी है यहाँ, रूल ऑफ लॉ प्रिवेल्स हियर इन इंडिया। ये कोई पाकिस्तान का कानून थोड़ा है ये, जिसकी आज पूरी दुनिया में मजाक उड़ाया जा रहा है, जिसके कानून को वहाँ के जजेस और वहाँ के आर्मी जर्नल जो हैं वो बूटू जूतों के नीचे मसल रहे हैं। एक तरफ उनके कुछ इलेक्शन हो रहे हैं, जैसे अखबारात में हम पढ़ रहे हैं, मीडिया पे सुन रहे हैं, और दूसरी तरफ आवाम चाहती है वोट देना, लेकिन फिर मिन्नतें कर रहे हैं जी कोई न्यूट्रल्स हैं, आर्मी के ऑफिसर्स हैं, जिनकी ख्वाहिशों की कौन बनेगा। आवाम की जो ख्वाहिश है उसको जूतों के नीचे मसला जाएगा। यहाँ तो ऐसा नहीं है। एटलीस्ट वो मुझे कह रहा है कि रूल ऑफ लॉ प्रिवेल्स हियर। कुछ 2-3 इशूज़ को छोड़कर हमारी जुडिशरी एक नाम रखती है। तो जाते ही उस वक्त उमर अब्दुल्ला साहब, फ़ारूक अब्दुल्ला साहब, आज़ाद साहब, जैसे उन्होंने फैसला किया था कोलिशन, अगर कोलिशन गवर्नमेंट उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में गए होते तो उसने एकदम लैंड वाइड करार देना था। 2 साल पहले ही तो हुआ था ऐसा हमारी 2-3 स्टेट्स में। तो उसका रेफरेंस देके वो यहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया अपनी ज़ाती लालच के लिए। अगर वो उस वक्त ऐसा करते तो इस वक्त यहाँ पे यह हालात न होती, इस वक्त कोलिशन गवर्नमेंट चल रही होती। अब मैं समझता हूँ कि आप क्या समझते हैं कि ये सब कुछ करके आप लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, तो बजाय उसके इंसानियत की महराज है। अब क्या हम लास्ट स्टेज पे हों, चाहे मैं हूँ, चाहे फ़ारूक साहब हूँ, चाहे आज़ाद साहब हूँ, चाहे मोदी जी हों, अमित शाह जी हों, तो हम तो लास्ट फेज पे हैं। किसी भी वक्त हमारी ज़िंदगी का सूरज जो गुरूब हो सकता है, हमारा लास्ट पे, हम तो बस अब दुनिया को छोड़ने वाले हैं। दुनिया तो आर्जी है। तो आज करें ना वो ये बात, वो कहें कि इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑफ जम्मू कश्मीर हम कोई अपनी पार्टी हमारी आगे बढ़े।
उसके लिए नहीं काम करेंगे। एक कंसेंसस बनाएं, एक प्लेटफार्म बनाएं जिसमें वो कहें कि हम आप हर चीज़ को कुर्बान कर रहे हैं रियासत की आवाम की बेहतरी के लिए, अपना तशक्कुस फिर बहाल करवाने के लिए, बजाय उसके वो आवाम की आंखों में धूल झोंकते रहें। 3 महीने के लिए वो असम्बली को डिज़ॉल्व नहीं कर सके 3 महीने की तनख्वाह बचाने के लिए, और फिर जैसे होता रहा, और फिर जैसे कि मुझे कहता मुझे रोना क्यों नहीं आता है इन लीडरान को, ये क्या किया रियासत जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ। अब मैं सिर्फ आपको आखिर में यही गुजारिश करना चाहूँगा, बड़ी दर्दमंदाना न्याजमंदाना अपील है मेरी, ये कोई मुखालफ नहीं है, कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को, गुपकार अलायंस को इखलाकी ज़िम्मेदारी को कबूल करते हुए अवाम रियासत जम्मू कश्मीर से ये जो अटानवी के नाम पे उनके साथ धोखा हुआ, ये जो 370 को मजबूत कर रहे हैं, 35A को मजबूत कर रहे हैं, तो उनके पास पहले कितनी पोजीशनें थी जब वो मजबूत कर सकते थे। अवाम को कुछ कहते रहे, दिल्ली में कुछ बोलते रहे, और आज अवाम उसका खमियाजा भुगत रही है। उसके लिए उनको इखलाकी तौर पर माफ़ी मांगनी चाहिए। शाह साहब, आखिरी सवाल ज़रूर जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आपने बताया कि इस वक्त जो हालात बने हुए हैं और ख़ास करके जम्मू कश्मीर की जो खसूसी हैसियत और उसी के साथ साथ जो रियासत का दर्जा था वो भी छीन लिया गया है। अगर हम बात करें जहां बीजेपी का मंशूर था कि यहाँ की जो खसूसी हैसियत थी उसको ख़त्म करना, तो उस मंशूर में वो कामयाब हुए हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करें तो अपनी पार्टी के जो सरबराह हैं अल्ताफ़ बुखारी साहब, उन्होंने जिस तरीके से कहा था कि मैं अगर आवाम से ये कहूँ कि मैं दफ़ा 370 को जो दोबारा से बहाल करवाऊँगा, या मैं आवाम से ये कहूँ कि ये मैं करवाने में कामयाब हो जाऊंगा, तो ये गलत बात है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट तक जो ये मामला चला गया और अब सुप्रीम कोर्ट ही इसका फैसला करेगी। उसी के साथ साथ आपने अभी ये भी फरमाया कि जिस तरीके से कि अब जो इनको कुछ नया रवैया जो अख्तियार करना चाहिए, बल्कि इन बातों को छोड़ के, तो मैं जानना चाहूँगा आखिर ऐसा क्या नया, क्योंकि जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत भी छीन चुकी है, जम्मू कश्मीर का जो रियासती दर्जा है वो भी छीन लिया गया है, अब अवाम के पास ऐसी क्या चीज़ बची है जिस पर वो तवक्को कर सकती है? वैसे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हकीकत का मुकाबला हमें करना चाहिए। मेरा ख्याल है उस वक्त जब एक फ़ैसला लिया था महाराजा हरी सिंह साहब ने या बाबा कौम शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला साहब ने, जब आप पाकिस्तान की हालत आज देखते हैं तो आज भी लगता है कि उनका फ़ैसला दुरुस्त था, वो फ़ैसला सही था। एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, हमारी हिंदुस्तान की जो जमहूरियत थी उस पर हमने एतकाद और एतमाद ज़ाहिर किया था, वो ठीक था। अगर आज भी आप देखते हैं कुछ संगठन जो है वो ऐसे वो जो हालात पैदा कर रहे हैं, नफ़रतों के बीज बो रहे हैं, लेकिन आज भी मैं पहले भी अमीन साहब कहता रहा हूँ कि आज भी अगर इस अंधेरे में रोशनी की कोई किरण है तो आज भी आप देखते हैं कि नाइंसाफ़ी की बात होती है तो यहाँ पे तो करोड़ों हिंदू सबसे पहले आगे आते हैं और वो नाइंसाफ़ी के बारे में बात करते हैं। आज हमसे ज़्यादा वो चाहते हैं कि भाई हमारी जो जमहूरिया है पूरी दुनिया में इसका नाम है, तो ऐसे नफरतें फैलाने वालों को करप्ट किया जाए। यहाँ पे किसी को किसी से नुकसान नहीं है, कभी भी हिंदू मुस्लिम से कभी रहा ही नहीं। मैंने पहले भी एक बार कहा था, सनातन धर्म का इस्लाम से कभी टकराव हुआ ही नहीं, और हमें क्यों करना है जब हम सब इकट्ठे हैं, इस देश को चला रहे हैं। आप देखें कि जब आज़ादी की जंग हुई अंग्रेज़ों के साथ, तो जो ये जो इंडिया गेट है तो उसमें आज भी देखें 93,000 मुसलमानों के नाम उसमें लिखे हैं जिन्होंने कुर्बानी दी, सिखों ने कुर्बानी दी हज़ारों की तादाद में, हिंदुओं ने कुर्बानी दी, ईसाइयों ने कुर्बानी दी और इस देश को आज़ाद करवाया। अब सभी का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो इसको फिर मिलकर और कंधे से कंधा मिलाकर फिर उसको मजबूत रखें देश को। अगर ऐसा नहीं करेंगे, नफरतों के बीज बोएंगे, तो नफरतों के बीज जब बोएंगे तो उसका सबसे ज़्यादा नुकसान तो हमारे मुल्क को होगा। आज भी हमें इसका प्राउड है कि इस भारत में आज भी जमहूरियत जो है उसमें उसके लिए करोड़ों लोग इस वक्त भी खड़े हो जाते हैं और उसमें ज़्यादा हिंदू होते हैं। इस वक्त भी हमें रवीश कुमार जैसे या अभिषार शर्मा साहब जैसे और भी जर्नलिज्म में जो तो रखते हैं, अभी आप क्या समझते हैं 2-3 स्टेट्स को छोड़कर बाकी स्टेट्स में तो एक भाईचारा कायम है। और मैं ये कहूँगा मोदी जी भी अब लास्ट स्टेज पे हैं, अमित शाह जी भी, हम भी, सभी दुनिया को छोड़ने से पहले दुनिया को अपने मुल्क को मोहब्बत का पैगाम दे दो। मैं समझता हूँ एक चीज़ क्लियर है, जो यहाँ पे मरकज़ की सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स आई हैं उसमें तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जो हिंदू को मिल रहा है, सिख को मिल रहा है, मुसलमान को मिल रहा है। और मैं अपने जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर गुजरे हैं, आप मोदी जी पे अब हम इल्ज़ाम लगाना चाहते हैं, लगा भी सकते हैं, मैं इसीलिए तो मुझे फ़ख्र है अपनी जमहूरियत पे। मैं जो इस वक्त पाकिस्तान में जैसे हो रहा है, जैसे उन्होंने वो शेलिंग की बच्चों पे जो हम देख रहे थे टीवी पे, उससे तो हम ज़्यादा आज़ाद हैं यहाँ पे। आप मेरी ट्यूब्स उठाकर देखें, बड़ी सेहतमंद मैंने तनकीद की है मोदी जी की भी और अमित शाह जी की, और बिल्कुल करता हूँ और बिल्कुल आज़ादी से यहाँ रह रहा हूँ।
यहाँ पे है। मैं कहता हूँ देखिए जो इस मोदी जी की हुकूमत में जो हुआ है, ये जो गरीबों तक पहुँचा है, PMAY की बात हो या ओल्ड एज पेंशन हो या जो फ्री राशनिंग हो रही है, इसमें तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुई कि हिंदू को मिलेगा मुसलमान को नहीं मिलेगा। अब जब सब कुछ हो रहा है तो फिर ये नफरतों की आवाज़ वहाँ से उठाएं। ये जो मैं तो कहता हूँ बीजेपी को, मोदी जी को, अमित शाह जी को ये आवाज़ अब बुलंद करनी चाहिए कि किसी को किसी से कोई खतरा नहीं है। भारत में खतरा हो ही नहीं सकता है। ये आज की परंपरा थोड़ी है, ये तो हज़ारों साल से यहाँ पे कम्युनल हार बनी है। इसकी हिस्ट्री को उठा कर देखिए आप, कभी भी यहाँ पे जंगें हुई हैं तो इलाकों को लेने के लिए हुई हैं, मज़हब के नाम पे कभी जंग नहीं हुई यहाँ पे। ये कहना चाहता हूँ कि हम सबको दुनिया छोड़ने से पहले दुनिया को मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए, नफरतों को ख़त्म कर देना चाहिए। हमें कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना चाहिए और हमें इसमें कोई परेशानी की बात नहीं करनी चाहिए। यही हमारा मुल्क है, हम इसी में रहेंगे, इसी में जिएंगे, इसी में मरेंगे। तो हमें सबको आगे बढ़ना चाहिए और इन नफरतों की बातों को ख़त्म कर देना चाहिए। और यहाँ पे फिर मैं ये कहूँगा, कायदे सानी की ये महराज होगी, जाते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको शान के साथ दुनिया से भी ले जाएंगे अगर वो एक हिम्मत पैदा करें। वही मैंने जो दिया था, जो इंसानियत का पहला पैगाम था कि रब्बना ज़ुल्मना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाह हमसे गलतियाँ हुई, हमें माफ़ फरमा। और वो रियासत के अवाम से ये वादा करें, ये माफ़ी मांगें जो हम करते रहे, जो ये मजाक उड़ाते रहे लोगों का, उनके जज्बात से खिलवाड़ करते रहे, हम उसके अवाम से माफ़ी मांगते हैं। और अब इलेक्शन में आते हैं तो खुदा के लिए 98, 370, 35 के ज़ख्मों को फिर लोगों के दिलों में जिंदा न करें, इसकी बात ना करें। इससे हटकर कोई ऐसा एजेंडा पेश करें जो आवाम को काबिल कबूल हो, आवाम जाकर बात करे। अब जब सईद अल्ताफ़ बुखारी साहब की बात आप कह रहे हैं तो मैं सईद अल्ताफ़ बुखारी साहब के बारे में मैं यही कहूँगा, मैंने आपने क्या कहना है, ये तो पहले ही इस जो क्रीम ऑफ द स्टेट है जम्मू कश्मीर, जब सबसे 4 बड़े लीडर गुलाम नबी आज़ाद साहब, फ़ारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, महबूबा मुफ्ती साहिबा, वो तो पहले ही मोहर लगा चुकी हैं कि अगर कोई शख्स है इस रियासत में जो मरकज़ और रियासत के दरमियान एक पुल का काम कर सकता है, वो सईद अल्ताफ़ बुखारी साहब है। ये तो वो जब उन्होंने 56 MLAs को लेकर एक कोलिशन फ्रेम करने गवर्नमेंट फॉर्म करने जा रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने इत्तफ़ाक़ राय से कहा था कि ये जो खूबी है सबको लेकर चलने की, ये सिर्फ सईद अल्ताफ़ बुखारी साहब में। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, आज वो कुर्बान कर दें अपने ज़ाती फ़ायदों को, अवाम की बेहतरी के लिए बनाएं एक ऐसी गवर्नमेंट, पायदार गवर्नमेंट हेडेड बाई अल्ताफ़ बुखारी साहब। ये तो पहले ही वो मोहर लगा चुके हैं और हम भी वही आवाम को कह रहे हैं। आज अब उसका और बातें कहें तो मैं तो नहीं मानूंगा। अब मैं उमर अब्दुल्ला साहब से कहूँगा कि वो याद करें अपनी जो असेंबली में उन्होंने लास्ट, आई वॉज आल्सो सिटिंग देयर, मैं भी बीइंग MLA ऑफ पुंछ में बैठा हुआ था, तो उन्होंने एज अपोजिशन लीडर जो वहाँ ये फरमाया था सईद अल्ताफ़ बुखारी साहब के बारे में कि एक ही शख्सियत है जो सब जमातों को लेकर चलती है, जो फाइनेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, फ्लोर गार्डी के मिनिस्टर, जो उनके पास डिपार्टमेंट्स थे, उन्हें कहा था मुझे इतना एतमाद है कि ये सब को लेकर चले हैं। और वाहिद मिनिस्टर थे बुखारी साहब जिनके खिलाफ कोई भी मोशन अपोजिशन की तरफ से नहीं आया था और डेस्क को बजाया गया था जब उनकी ग्रांट्स पेश हुई थी और उन्हें सल्यूट और सलाम किया गया था। यही तो खूबी है सईद अल्ताफ़ बुखारी साहब में, जिसकी मैं अवाम रियासत जम्मू कश्मीर से कह रहा हूँ कि हमारे 4 बड़े लीडर इसकी तौसीक कर चुके हैं और अवाम भी मिल जाएँ, सभी मिलें और एक ऐसी गवर्नमेंट यहाँ बनाएं जिसको हेड करें अल्ताफ़ बुखारी साहब, इसमें सपोर्ट करें फ़ारूक अब्दुल्ला साहब भी, उमर अब्दुल्ला साहब भी, ये अपने आज़ाद साहब भी। क्यों आप फिर लालच है इसकी, है क्या पहले चीफ मिनिस्ट्री इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर की? ये तो एक डिवीजनल कमिश्नर के बराबर इसके पावर्स को स्नैच कर दिया गया है। लेकिन अगर एक दिखाना चाहते हैं, एक कंसेंसस पैदा करना चाहते हैं, तो उनके पास सईद अल्ताफ़ बुखारी साहब वो शख्सियत है जिसकी वो खुद तौसीक कर चुके हैं, जिसकी वो खुद, दिस इज ऑन राइटिंग, दिस इज ऑन रिकॉर्ड कि they had decided that this coalition government will be headed by सईद अल्ताफ़ बुखारी साहब। तो वही तो हम इस वक्त कह रहे हैं, जो फ़ारूक अब्दुल्ला साहब, गुलाम नबी आज़ाद साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, महबूबा मुफ्ती साहिबा कह चुकी हैं, वही पैगाम हम आवाम को लेकर जा रहे हैं कि वही एक शख्सियत हैं जो पुल का काम करेंगी मरकज़ और स्टेट के दरमियान, और ये ज़ाती मुफाद को तलाश न करें। ये काफ़ी बार चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, आप ना बने तो आवाम के मुफाद में बेहतर होगा कि एक ऐसा कंसेंसस पैदा किया जाए जिसमें हम सब इकट्ठे हों और फिर आवाम की बेहतरी के लिए काम कर सकें।
शुक्रिया। जी शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन ये थे हमारे साथ साबिक़ एमएलए हवेली शाह मोहम्मद तांत्रे साहब, जो अपनी पार्टी के ज़िला सदर भी हैं, और जिस तरीके से साफ तौर पर इनका यही कहना है कि अब जो इंतखाबात होने जा रहे हैं वो इंतखाबात अवाम के एतमाद को लेकर ही जीते जाएँ। अवाम अब बखूबी तरीके से इस बात को समझ चुकी है कि उन्होंने अपना फ़ैसला क्या करना है। अब अवाम अपना फ़ैसला क्या करती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये उम्मीद कर सकते हैं कि अब जो भी गवर्नमेंट यहाँ पे आएगी वो आवाम की फलाह व बहबूदी के लिए अपना जो मंशूर है वो लेकर आएगी और इंशाअल्लाह उसमें खरा उतरने की भी पूरी कोशिश करेगी। तो नाज़रीन आज के इस खसूसी जो हमारी ये गुफ्तगू थी इसमें बस इतना ही। अपने मेज़बान मोहम्मद अमीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।